आगे कहती हैं कि मैं यहाँ उस बात का उल्लेख करना चाहूँगी एक हल्के उदाहरण से जो मेरे निजी अनुभव से लिया गया है। वे बहुत सारे तरीके जिनके माध्यम से सच्चाई और विचारों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसलिए कि एक प्रकार का झूठ का जो धब्बा है पूरे अखबार के पेज पर फैलाया जाता है, जिन मामलों से लेकर दिन प्रतिदिन के सामान्य विषयों के चर्चाओं के समाचार तक इसको जो फैलाया जाता है, उसमें सबसे पहला है सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस एंड सप्रेशन ऑफ कंटेक्स्ट। मतलब सनसनीखेज शीर्षक, झूठ पर बल देना और जो कंटेक्स्ट है, वास्तविक जो बात है, संदर्भ है, उसको दबाना। इस वर्ष 1941 में मेलबर्न सम्मेलन में मैं एक अखबार पढ़ा जिसमें धर्म विज्ञान की चर्चा के साथ साथ गिरजाघर की भी चिंता जताई जा रही थी, राजनीतिक और समाजशास्त्र को लेकर के, जिनमें पूरक के तौर पर भक्तिवाद और तानाशाही का भी खतरे की चर्चा रही। साथ ही साथ अवतारवाद के सिद्धांत की भी चर्चा रही। इस संदर्भ में 8000 शब्दों में से करीब 250 शब्दों का संबंध तानाशाही और सेक्स जैसे विषय के बीच बेकार के उस पर एम्फेसिस जोर डालते रहे, बजाय कि आर्थिक और नैतिक विषयों की। यह एकदम से सहायक अनुच्छेद जो जगह पर छपा, सनसनीखेज शीर्षक के तहत, इस तरह से कि यह हल्का संकेत मेरे संबोधन का पूरा विषय ही बन गया। धर्म विज्ञान के 8000 शब्दों में से पत्रकार ने सिर्फ एक ही शब्द चुना जो उन लोगों ने अनुमान लगाया कि उनके पाठक समझने में सक्षम हैं, अपनी बुद्धि से, जो संभोग है। आप पाठक वर्ग इस सम्मान का मूल्यांकन करेंगे। मैं हालांकि आपके सहायता के लिए जोड़ना चाहूँगी कि यह समाचार पसंदीदा अखबार के पत्रकार द्वारा विशेष रूप से चुना गया था। पादरी पुरोहितों के संबंध में उसकी समझदारी के अनुसार ये सारी विकृत जानकारियां, जो बिल्कुल झूठ की जानकारियां थी, समाचार पत्रों में फैलती है और खास संपादक जब विरोध जताते हैं तो वो भी ज़्यादातर मामलों में अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। यह आप नहीं जान पाते हैं। जो भी उन सभाओं में होता है, उन सभी के बारे में आपके पास जानकारी नहीं हो पाती है। अगला है गार्बलिंग। गार्बलिंग का मतलब विकृति। यह एक खास उपलब्धि होती है अखबारों के प्रश्नकर्ताओं की। इस प्रोडक्शन के दरमियान मेरे हाल के नाटक के प्रस्तुति के संबंध में है कि मुझसे पूछा गया मेरे आगे की क्या योजनाएं हैं। मैंने जवाब दिया कि मैंने योजना नहीं बनाया है, कि मुझे नाटक लिखना पसंद है बजाय कि उपन्यासों के। हालांकि उपन्यासों से बेहतर जो है राजस्व आता है, और यह है कि आर्थिक मामला के परवाह नहीं है। अगर नाटक लिखने का भी अवसर आता है,
जैसे उदाहरण के लिए दूसरे जो कमीशन जो है, जो दूसरे मद की राशि जैसे कैंटरब्यूरी फेस्टिनल के लिए, तो मैं बेशक इसे लिखूंगा। यह जवाब बकायदा प्रेस में दिखाई दिया इस रूप में कि मिस सेयर्स ने कहा है कि वो अब तक नाटक नहीं लिखेंगी। इसके बाद वो नाटक नहीं लिखेंगी सिवाय कमीशन के, अब राजस्व के लिए ही वो लिखेंगी। इस बात को जो है सो विकृत कर करके दर्शाया गया। अगला था ब्लैंड परवर्सन, व्यंग्यात्मक विकृति। इस प्रकार की साथ ही साथ साक्षात्कार लेने वाले की खिलवाड़ करने की आदत, खुद ही विचार रखने की और मर देना पीड़ित के ऊपर साक्षात्कार को अविश्वसनीय बना देता है। हमें इजाजत देनी पड़ेगी एक पत्रकार के ओजस्वी सोच की। मुझे याद है कि पूरी रुचि के साथ पढ़ना मेरी आंखों नम हो गई चश्मे के पीछे जब इक्का दुक्का टिप्पणी किए, क्योंकि वे खास जो मेरा इंटरव्यू टेलीफोन पर लिया गया था, मैं भी निष्कर्ष निकाली कि इंटरव्यू लेने वाले की आंखें भी होगी दुगनी पावर वाली कांच, अतिरिक्त शक्ति का माइक्रोस्कोप। लेकिन सबसे अंतिम सर्वोत्तम शब्द प्रेस के साक्षात्कार के ऊपर लिया गया, क्यू के द्वारा लिखा गया। कॉर्नविस विंडो, इसको कहा गया है कॉर्नविस विंडो। वे लोग तो मानते हैं कि लोगों के आचरण हर चीज करते हैं, उन लोगों को देखा गया है कहते हुए कि इसे पढ़ें और इससे सावधान रहें। अगला है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब जो तथ्य है उसकी गलत जानकारी देना। कुछ दिनों पहले एक योजना अखबार में खबर छपी कि मेरे घर में पिछले दिन चोरी हुई और यह कि मैं ऑक्सफोर्ड से लौटी थी। मुझे लगा वे ऐसा कह रहे थे ऐन वक्त पर चोरों को विघ्न डालने के लिए। यह पर्याप्त सच भी था, सिवाय इसके प्रत्येक विवरण गलत थे। तारीख जो है तथा कथित तारीख के 3 दिन पहले की थी। मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं बल्कि किंग के गार्डन की पार्टी में था और चोर मुझसे नहीं बल्कि अखबार देने वाले शायद उस लड़के से घबराए थे। रुचि यहाँ निहित है। संभावित कारणों में जो वक्तव्य है उसकी विकृति का रूप देना। तारीख को बदलना पड़ा होगा सच्चाई को छुपाने के लिए, क्योंकि समाचार जो है पाठक पढ़ चुके थे और मुझे उस लड़के के जगह पर रखा गया। संभवतः मेरे स्वाभिमानी स्वभाव के वजह से बदली हुई तारीख एक बड़ी गलती थी। बकिंघम पैलेस कथा को सजाता बेहतर फायदे के लिए। बकिंघम पैलेस कथा को जो सजा रहा था उससे बेहतर फायदा प्राप्त करने के लिए इस ढंग से उसको सजाया जा रहा था। अगला पॉइंट है प्लेन रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, सीधे सच्चाई से पलट जाना। खुले प्रकाश के बुलावे पर मेरे एक खत को बेंच के समक्ष पढ़ा गया, व्याख्या करते हुए कि मेरा नौकर सावधानी पूर्वक पर्दे को खींचा था, लेकिन दुर्भाग्यवश
पर्दों में ही खराबी थी। स्थानीय समाचार पत्र ने छापा, मिस सेयर्स ने कहा कि एक नौकर पर्दा खींचना ही भूल गया। यह सोची समझी नीति थी, पीड़ा और तनाव देने के लिए मेरे नौकर को, लेकिन इसकी कोई क्यों परवाह करे। अगला है रैंडम एंड ग्रेटिट्यूअस इन्वेंशन। बेतरतीब और निराधार कल्पना। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, मतलब बिना मतलब के, और ग्रेटिट्यूअस इन्वेंशन निराधार कल्पना। बगैर मुझसे थोड़ा भी संपर्क साधे एक छोटा और गप्पी जो अखबार हाल में अपने पाठकों को बताया कि मेरे 2 पसंदीदा शौक है, पहला है बागवानी और दूसरा है बिल्ली पालना, बिल्ली पालना। मुझे नहीं समझ में आती है कि क्यों कोई मेरे शौक के बारे में जानना चाहेगा, और अगर वे ऐसा करते हैं, यह निश्चित ही बेहतर होगा कि सही की चर्चा की जाए। यह विकल्प खासकर दुर्भाग्य था। अगर कोई चीज है जिससे मुझे नफरत है, यह है बागवानी। हालांकि मेरे घर में हमेशा एक आवश्यक तौर पर बिल्ली मौजूद होती है जो रसोई घर में रहती है और माना जाता है कि वो चूहों को पकड़ती है। मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है, और इसके लिए इसके बाल कुर्सियों और तकियों पर और इसके दरवाजे खोलना समय समय पर नहीं जाते हुए भी। घरेलू नौकरों की कमी की वजह से मैं बाध्य था अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए बिल्ली के साथ। अगर वह ही एक शौक है तो दर्जी की सुई और नौकरानी भी है। अगला है डेलिब्रेट मिरेकल मॉन्गरिंग, मतलब जानबूझकर चमत्कार की बिक्री। यह हाल में ही बहुत सारे स्थानीय समाचार पत्र में छपा कि एक जन संबोधन में मैंने 20,000 शब्द बोले 1.25 घंटा में। यह हर हाल में असंभव होगा कि 1 घंटा में 20,000 शब्द का हम प्रयोग करें। वास्तविकता में पत्रकार के पास उसके हाथों में मेरा पूरा भाषण होगा, और देखा भी होगा खुद से कि इसमें लगभग 8,000 शब्दों का भी प्रयोग था। जो गलती इस तरह से ठीक 15% की थी। यह एक सामान्य आंकड़ा है जिस पर एक आदमी के सच्चाई पर आधार है पत्रकारिता में। इच्छा तारीखों की जो मिसरिप्रेजेंटेशन गलतियां जो हैं, पहली वाली 2 सबसे खतरनाक है। इनका कोई इलाज भी नहीं है। एक कानून के मद में मानहानि के संकीर्ण दायरे में नहीं आती, क्योंकि एक आदमी के दृष्टिकोण और विचारों को गलत ढंग से पेश करना कोई अपराध नहीं है। नहीं कि कोई न्यायिक व्यवस्था को यह समझा सकता है कि एक व्यक्ति के बारे में झूठ बोला गया है, क्योंकि एक प्रकार की औपचारिक जो सत्यनिष्ठा का पूर्ण रूप से इस्तेमाल हुआ है, जाहिर करने के लिए, पूर्ण रूप से गलत बनाने के लिए वक्ता के शब्द को। परिणाम स्वरूप यह असंभव है कि इसमें कोई सुधार और माफी की संभावना हो जो हमारे लिए लेकर आते हैं।